मुझे याद है ही हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक ऑन मॉक टेस्ट सीरीज जो कि लिया करते थे जब हम रिवीजन के समय। वो कहा करते थे कि मॉक टेस्ट सीरीज में अगर कोई सवाल ना बने तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। सवाल नहीं बना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल के पीछे का कंसेप्ट आप इस टेस्ट सीरीज़ के बाद इतने अच्छे से समझिए कि फ्यूचर में कभी भी अगर वो सवाल आए उस कंसेप्ट से रिलेटेड तो उस समय वो सवाल बन जाना चाहिए, उस समय गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए कौन सी बुक आप लोग रेफर कर रहे हो? बताया था कुछ, हीरा गुप्ता। हाँ, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की वही बुक। ठीक है, ठीक है। क्योंकि वही है, देखो, जो प्रोडक्शन का दिक्कत है वही आई का दिक्कत है। किताबें बहुत सारी अच्छी है, लेकिन गेट के लिए एक स्पेसिफिक बुक नहीं है, तो फिर गेट मिंटर की बुक यूज़ कर रहे हो तो उसको यूज़ कर सकते हो। चलो, तो टुडे we'll start a new topic in industrial engineering, that is inventory. क्या होता है भाई इन्वेंट्री? हाँ, जो भी रॉ मटेरियल या फिनिश प्रोडक्ट जो मेरे पास में, हाँ, मेरे स्टॉक में है, उसको मैं इन्वेंट्री कहता हूँ। इन्वेंट्री मतलब नंबर ऑफ स्टॉक्स, नंबर ऑफ यूनिट्स जो हम रखते हैं। वो इन्वेंट्री दोनों चीज़ों की हो सकती है। किसकी? रॉ मटेरियल की भी हो सकती है और फिनिश प्रोडक्ट की भी हो सकती है। चलिए, बेसिक टर्मिनोलॉजी पहले अपन देख लेते हैं फटाफट। इन्वेंट्री, number of units in the stock. बफर स्टॉक, या इसको हम दूसरा नाम इसका क्या है? बफर स्टॉक इज ऑल्सो नोन एज सेफ्टी स्टॉक। क्या होगा सेफ्टी स्टॉक? नहीं, फिनिश प्रोडक्ट क्यों होंगे? रॉ मटेरियल क्यों नहीं हो सकता भाई मेरे? फिनिश प्रोडक्ट, सॉरी, बफर स्टॉक का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ इन्वेंट्री। मिनिमम नंबर ऑफ इन्वेंट्री। अब मिनिमम नंबर ऑफ इन्वेंटरी क्यों रखनी है मेरे को? देखो, इन्वेंट्री के दो मॉडल हम लोग पढ़ेंगे। इन्वेंट्री के दो मॉडल हम पढ़ेंगे, और पर्टिकुलरली हम पढ़ेंगे डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। डिटर्मिनिस्टिक, और दूसरा होता है प्रोबेबिलिस्टिक। दोस्तों, डिटर्मिनिस्टिक मॉडल रियलिटी में एग्जिस्ट करता नहीं है, लेकिन इन्वेंट्री को समझने के लिए हम डिटर्मिनिस्टिक मॉडल की बात करते हैं। डिटर्मिनिस्टिक मॉडल का मतलब यह है कि मेरी डिमांड कितनी है वो फिक्स्ड है। ऐसा होता है क्या? प्रैक्टिकली नहीं होता है। मेरे को सब कुछ पहले से पता है।
राइट। कितने दिन में मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, कितने दिन में सामान आ जाएगा, सब कुछ पहले से पता है। तो रियलिटी में डिटर्मिनिस्टिक मॉडल नाम का कोई चीज़ होता नहीं है, लेकिन हम लोग स्टडी के लिए डिटर्मिनिस्टिक मॉडल को यूज़ करते हैं। अब डिटर्मिनिस्टिक मॉडल में मेरे को मालूम है कि मैं आज ऑर्डर किया तो 7 दिन के बाद सामान आएगा, और 7 दिन की डिमांड कितनी है वो सब मेरे को पहले से पता है। तो अगर मॉडल डिटर्मिनिस्टिक है तो वहां पे मेरे को बफर स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है, वहां पे मेरे को सेफ्टी स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान ले देख ऐसा होगा कि अभी मेरे पास 10 स्टॉक है, 10 गाड़ियां मेरे पास में रखी हुई हैं, और डेली मेरे को एक गाड़ी बेचनी है, ठीक है। और लीड टाइम मतलब होता है, लीड टाइम, टाइम इंटरवल between placing the order and receiving the order. हाँ, डिलीवरी टाइम बोल सकते हो उसको, रिसीविंग द ऑर्डर। तो 10 दिन का लीड टाइम है, तो मैं क्या करूंगा, जब मेरे पास 10 गाड़ियां रखी रहूंगी तो मैं ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। 10 दिन के बाद मेरे पास 0 गाड़ियां हो जाएंगी, और 10 दिन के बाद मैं अपना नया स्टॉक रिसीव कर लूंगा। तो इन दैट सिनेरियो मेरे को बफर स्टॉक मेंटेन करने का जरूरत नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होगा क्या? 10 दिन का लीड टाइम है, वो 12 दिन भी हो सकता है। डिमांड में डेली का 1 मान रहा हूं, हो सकता है किसी दिन 2 गाड़ियां बिक जाएं। तो उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, एक मिनिमम स्टॉक को मेंटेन करने की कोशिश करूंगा। देखो बफर स्टॉक जो हम लिखते हैं ना, सेफ्टी स्टॉक, तो इसका मतलब हमने डेफिनेशन के लिए लिख दिया कि मिनिमम नंबर ऑफ इन्वेंट्री, लेकिन ये हमेशा मिनिमम नंबर ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन होगी ये जरूरी नहीं है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि इस इन्वेंट्री को हमको मेंटेन करना है। अब बफर स्टॉक का मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं। जब तुम पेट्रोल पंप पे जाते हो, और कई बार ऐसा हुआ है क्या कि पेट्रोल पंप पे गए और बंदे ने बोला कि पेट्रोल नहीं है, हुआ है? तुमको पता है उस समय भी उसके पास पेट्रोल रहता है। जिस समय वो तुमको बोलता है कि मेरे पास पेट्रोल नहीं है, उस समय भी उसके पंप में पेट्रोल होता है, पर तुमको देता नहीं है, क्योंकि वो इसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहा होता है। यानी मान लो इमरजेंसी आ गई कोई, तब फिर क्या करेगा वो? फिर वो अपने बफर स्टॉक को यूटिलाइज करके वहां से डिलीवरी करेगा। बात समझ में आ रही है? तो जिस समय तुमको जो पेट्रोल पंप वाला बोलता है ना कि उसके पास पेट्रोल नहीं है, वो तुमको झूठ बोल रहा है। पेट्रोल नहीं है तुम्हारे लिए नहीं है, वो सही बोल रहा है, तुम्हारे लिए पेट्रोल नहीं है, लेकिन उसके पेट्रोल पंप में पेट्रोल है। अभी पुलिस की गाड़ी आई है, एम्बुलेंस आई, तो वो उसको फ्यूल देगा, राइट। तो कोशिश की जाती है कि हम अपने बफर स्टॉक को मेंटेन रखें। अब मान लो किसी का बफर स्टॉक है 500 लीटर पेट्रोल, तो हम बोलने को कह सकते हैं कि ये मिनिमम नंबर ऑफ इन्वेंट्री है, करेक्ट है, इससे कम नहीं होना चाहिए। लेकिन मान लो जिस समय हम बफर स्टॉक पे काम कर रहे हैं और उस समय कोई पुलिस की गाड़ी आ गई, तो वहां पे 100 लीटर पेट्रोल उसको देना पड़ जाएगा, तो बफर स्टॉक से नीचे भी आप जा सकते हो। लेकिन खैर, अगर हम एग्जाम की बात करें तो हमारे लिए बफर स्टॉक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं बेसिकली वो है डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। थोड़ा बहुत हम प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल को भी टच करेंगे। चलो, तो अभी 3 टर्म हमने देखे, इन्वेंट्री, बफर स्टॉक और लीड टाइम। इन्वेंट्री के 2 मॉडल हैं, डिटर्मिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक। व्हाट इज डिटर्मिनिस्टिक? सब कुछ मेरे को पता है और जो मेरे को पता है वैसा ही होगा, उसको हम कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक। और प्रोबेबिलिस्टिक तो सिंपल सी बात है कि मेरे को पता है कि मेरी डिमांड, देखो डिटर्मिनिस्टिक डिमांड 1 बाइक पर डे, प्रोबेबिलिस्टिक डिमांड भी हो सकती है 1 बाइक पर डे, बट दोनों में अंतर है। सर तो हिला देते हो, बताओ अंतर क्या है? जब मैं प्रोबेबिलिस्टिक की बात कर रहा हूं तो दिट इज एवरेज,
यानी कि अगर मैं 365 दिन का एवरेज लूँ तो मेरे को पता चलेगा कि 365 दिन में मैंने लगभग 365 बाइक बेच दी, यानी कि लगभग एक बाइक मैंने डेली बेची थी। करेक्ट है। लेकिन डेली एक ही बाइक बेची थी ये जरूरी नहीं है, किसी दिन 0 बेची होगी, किसी दिन 2 बेच दी होगी। तो प्रोबेबिलिस्टिक जब हम बात करते हैं तो एवरेज की बात होती है, और डिटर्मिनिस्टिक मतलब मेरे को पता है कि डेली का मेरे को एक ही बाइक बेचना है, ना एक से ज़्यादा ना एक से कम। तो बेसिकली डिटर्मिनिस्टिक मॉडल प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ पे डिटर्मिनिस्टिक मॉडल ही पढ़ने वाले। चलिए अब मेरे को आप खुद बताइए, नाम से आप खुद गैस करिए, रीऑर्डर लेवल क्या होगा? ये उसको लीड टाइम बोलते हैं, साइकिल टाइम बोलते हैं उसको। एक रीऑर्डर लेवल है, लेवल। बफर स्टॉक अब तुम भूल जाओ, क्योंकि हम बेसिकली बात करने वाले हैं डिटर्मिनिस्टिक मॉडल की, तो अभी हम बफर स्टॉक की बात नहीं करते। तो रीऑर्डर लेवल मतलब क्या होगा? क्या समझ में आ रही है तुमको डेफिनेशन इसकी? हम सिर्फ डिटर्मिनिस्टिक मॉडल की बात कर रहे हैं, अभी तुम भूल जाओ बफर स्टॉक को। रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर मतलब दोबारा ऑर्डर करते समय जो लेवल था उसको हम कहेंगे रीऑर्डर लेवल। अब बताओ क्या डेफिनेशन होगा इसका? हम्म हम्म और 10 दिन का लीड टाइम है। नहीं, वो कितने बाइक ऑर्डर किए वो अलग चीज होगी, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर क्वांटिटी। अभी हम बात कर रहे हैं रीऑर्डर लेवल की। अरे चलो बेसिक सिंपल सी बात सोचो, चलो डेली की एक बाइक बिकनी है, लीड टाइम 10 दिन का है, तो कब ऑर्डर प्लेस करेगा? जब तेरे इन्वेंट्री में 10 बाइक रखी होगी तब तू ऑर्डर प्लेस करेगा ना। तो रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ इन्वेंटरी व्हेन द ऑर्डर इज प्लेस्ड। डेली की एक बाइक बिकनी है, 10 दिन में तेरा ऑर्डर तू रिसीव कर पाएगा, ठीक है? तो तेरे पास जब 0 इन्वेंट्री हो जाएगी तब तू ऑर्डर प्लेस करेगा। कितनी इन्वेंट्री होगी तेरे पास जब तू ऑर्डर प्लेस करेगा? तो रीऑर्डर लेवल क्या हुआ? तो क्या मतलब हुआ? व्हेन द ऑर्डर इज प्लेस्ड, जब मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं तो मेरे पास कितनी इन्वेंट्री है उसको हम कहेंगे रीऑर्डर लेवल। नंबर ऑफ इन्वेंट्री, या इसको नंबर ऑफ इन्वेंट्री नहीं बोलते, हम सिंपली इन्वेंट्री ही बोलते हैं, क्योंकि इन्वेंट्री का मतलब ही होता है नंबर ऑफ स्टॉक्स। इन्वेंट्री लेवल, लेवल when the order is placed। तो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल के लिए रीऑर्डर लेवल क्या होगा? लीड टाइम। अच्छा, दिन में तो 2 बाइक बेचता है और लीड टाइम 10 दिन का है। दिन में तो 2 बाइक बेचता है और लीड टाइम 10 दिन का है, तो 10 दिन पहले तो ऑर्डर प्लेस करेगा। ऑर्डर तो 10 दिन पहले ही प्लेस करेगा भाई। 10 दिन पहले तेरे पास कितना इन्वेंट्री होगा? 20 होगा। तो रीऑर्डर लेवल डिटर्मिनिस्टिक लेवल में हम क्या बोल सकते हैं? लीड टाइम, लीड टाइम इनटू डिमांड। बट एक्चुअली ये फॉर्मूला एग्जैक्टली ट्रू नहीं है, मैं बाद में बात करूंगा इस पर। ये फॉर्मूला इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस
अंडरस्टैंडिंग के लिए अपन इसको डिस्कस कर रहे हैं, ये फॉर्मूला एक्चुअली ट्रू नहीं है। चलिए अब जो क्वेश्चन आता है अपन वो बात करेंगे। ऑर्डर क्वांटिटी, या इसको हम कहते हैं लॉट साइज। क्या मतलब समझ में आया? हम जब ऑर्डर कर रहे हैं तो एक ऑर्डर में हम कितने नंबर ऑफ आइटम्स को परचेस करेंगे या प्रोड्यूस करेंगे। तो ऑर्डर क्वांटिटी या लॉट साइज का मतलब हुआ नंबर ऑफ आइटम्स ऑर्डर इन वन लॉट और प्रोड्यूस्ड इन वन लॉट। अब गेट में जो सवाल आते हैं वो इसी पे आते हैं, ऑर्डर क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। ऑर्डर क्वांटिटी मतलब मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं तो मैं, देखो एक सिंपल सा एग्जांपल अपन जो अपना पहले था बाइक वाला, उसी पे आते हैं। डेली की एक बाइक बिकनी है, दो चीजें मैं कर सकता हूं। मेरे को मालूम है डेली एक बाइक बिकने वाली है, तो डेली एक बाइक को ऑर्डर करूं, डेली एक बाइक को रिसीव करूं, या इकट्ठा 1000-2000 बाइक, 50,000 बाइक ऑर्डर कर दूं। क्योंकि मेरे को मालूम है, देखो इसमें यह दिमाग मत लगाना ना, अब डिटर्मिनिस्टिक की हम बात कर रहे हैं, तो ये मत दिमाग लगाना कि पता नहीं सर अब बाइक मंगा ली है, मॉडल चेंज हो गया तो क्या होगा। यहाँ पे हम डिटर्मिनिस्टिक हैं कि डेली एक बाइक मेरे को बेचनी है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, डेली एक ही बाइक बेचनी है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब मुझे ये पता है कि डेली की एक बाइक बेचनी है, तो एक लॉट में कितनी बाइक मैं ऑर्डर करूं। तुम बताओ क्या करोगे, तुम बताओ क्या। अरे डिमांड बोला ना, डेली एक बाइक बिकनी है और वो चेंज नहीं होगी। डिमांड एक बाइक पर डे की है, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। कैपेसिटी कितना है होल्ड करने का, चलो मान लेते हैं कि तुम्हारे पास इनफाइनाइट कैपेसिटी है होल्ड करने की। अभी देखो अपन बैठे हैं भिलाई में और बाइक की फैक्ट्री है गुड़गांव में। प्रैक्टिकली सोचना है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में फॉर्मूला काम नहीं आता है। चल अपन देखते हैं कि डेली अपन एक बाइक ऑर्डर कर रहे हैं, कोई समस्या? क्या समस्या है? इतना समझ में आया? तो इसका मतलब ये हुआ कि डेली एक बाइक ऑर्डर करना तो शायद मेरा सही डिसीजन नहीं था। तो एक बार में 50,000 बाइक ऑर्डर कर लो, मान लो कि सबका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इक्वल ही आता है, एक बाइक का भी और 50,000 बाइक का। वैसा होगा नहीं प्रैक्टिकली, अभी हम मान लेते हैं कि एक बाइक और 50,000 बाइक का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सेम आएगा। तो क्या करोगे? 50,000 मंगवा लोगे। अभी तक मेरे को लगता था कि इसके ससुर के पास पैसा है। 50,000 बाइक का पैसा कहां से लेके आएगा? नहीं, बैंक लोन देने को तैयार है तेरे को, चल। हाँ लोन लेके मंगवा लेंगे, हम लोन पे ही बात करेंगे। और उसका इंटरेस्ट कौन देगा, मेरा ससुर कि तेरा? 50,000 बाइक में मंगवा लेता हूँ तो भैया 50,000 का पेमेंट करना पड़ेगा ना मेरे को, और मेरे पास पैसा नहीं है तो बैंक से लिया, ठीक है ना। बैंक फोकट में तो पैसा देगा नहीं, वो मेरे को इंटरेस्ट चार्ज करेगा। भाई मैं एक बाइक मंगाता हूँ तो मेरे को एक बाइक का ही इंटरेस्ट देना है, जिसको मैं कल बेच दूंगा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट मैं इंटरेस्ट चार्ज को नील कर दे रहा हूँ। लेकिन उस कंडीशन में मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जा रहा है। तो मेरे को इतनी बात समझ में आ रही है कि अगर मैं एक बाइक को ऑर्डर कर रहा हूं तो मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे को मिनिमम नंबर ऑफ बाइक ऑर्डर करनी है।
क्योंकि अगर मैं मिनिमम नंबर ऑफ बाइक ऑर्डर कर रहा हूं तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा, और मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइक को ऑर्डर कर दूंगा तो मेरे पैसे फंस जाएंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन वन साइडेड नहीं है कि मिनिमम करना है कि मैक्सिमम करना है। तब शब्द आता है दूसरा जिसपे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, दैट इज EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या मतलब हुआ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का, बताओ? हमने पहले क्या डिस्कस किया? ऑर्डर क्वांटिटी। अब हम बोल रहे हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसका मतलब वो लॉट साइज जिसपे कि मेरा कॉस्ट सबसे कम है, सबसे कम है। मेरे को क्या करना है? अपने कॉस्ट को तो ही मिनिमाइज करना है ना। अगर दुकान चला रहा हूं तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना या कॉस्ट को मिनिमाइज करना। तो ऑर्डर प्लेस करते समय मेरे पास ऑप्शन है कि मैं अपने कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज कर सकूं। अभी तुमको बात समझ में आ रही है कि अगर तुम डेली एक बाइक ऑर्डर करते हो तो तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है, और 50,000 ऑर्डर कर देते हो तो भैया उतना पैसा, चलो हम मान लिए कि बैंक तुमको लोन देने को तैयार है, लेकिन बैंक लोन फोकट में तो देगा नहीं। और दूसरी चीज जो तुमने पहले क्वेश्चन पूछा था वो भी वैलिड क्वेश्चन है कि उतना मेरे पास में जगह भी तो होना चाहिए कि 50,000 बाइक को अगर मेरे को रखना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को प्रॉपर्टी रेंट पे लेनी पड़ेगी, तो रेंट का कॉस्ट भी आएगा। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो लॉट साइज है। तो लॉट साइज, बोलो आगे। फॉर विच टोटल कॉस्ट of plan is minimum। total cost of plan is minimum। ठीक है, चलिए नाउ वी विल सी द डिफरेंट मॉडल्स ऑफ। हम अभी जो भी मॉडल डिस्कस कर रहे हैं वो सब डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है। डिटर्मिनिस्टिक मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो मैंने बोला वही होने वाला है ना। तो अभी हम जो भी मॉडल डिस्कस कर रहे हैं वो है डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। तो पहला मॉडल है फर्स्ट कांस्टेंट डिमांड, इनफाइनाइट replenishment rate, and no shortage allowed। अभी नो शॉर्टेज अलाउड का मतलब क्या हुआ? ना 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 ना, बफर स्टॉक हम मेंटेन नहीं करने वाले अभी। नो शॉर्टेज अलाउड मतलब जब मेरे पास कस्टमर आएगा मैं उसको ये नहीं बोलूंगा कि तू बुकिंग करा के जा, गाड़ी आएगी तो तेरे को दूंगा। जब कस्टमर आएगा मैं उसको ऑर्डर दे दूंगा। मतलब मेरे पास से कोई कस्टमर बिना बाइक खरीदे नहीं जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी मैंने खत्म कर दी। जब भी आएगा वो मेरे से सामान लेकर जाएगा। अब इनफाइनाइट रिप्लेनिशमेंट रेट, इसका मतलब होता है कि मेरा इन्वेंट्री लेवल 0 से मैक्सिमम पहुंच जाएगा इन नो टाइम। मतलब सुबह मेरा इन्वेंट्री लेवल 0 है 10 बजे, और 10:01 पे मेरा इन्वेंट्री लेवल मैक्सिमम पे पहुंच गया। इसको कहते हैं इनफाइनाइट रिप्लेनिशमेंट रेट। इज इट पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। आज तेरे पास 0 बाइक है अभी 10 बजे, और 100 बाइक का ऑर्डर तूने रिसीव कर लिया। 10:01 पे तेरे पास कितनी बाइक हो गई?
स्वाभाविक होगी ना, तो तेरा इन्वेंट्री जीरो से मैक्सिमम पहुंच गया इन नो टाइम। इन्वेंट्री को बिल्ड करने में टाइम तब लगेगा जब तू बाइक अपनी फैक्ट्री में खुद बना रहा होगा, तब तू जीरो से इन्फिनिटी पे, जीरो से मैक्सिमम पे नो टाइम पे नहीं पहुंच पाएगा। बात समझ में आया? लेकिन जब तू ऑर्डर किसी और को दे रहा है, तो एज सुन एज यू रिसीव द ऑर्डर, तो इन्फानाइट रिप्लेनिशमेंट रेट का मतलब हुआ कि हम यहाँ पे सेल्फ प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, हम किसी एक्सटर्नल एजेंसी से ऑर्डर मंगवा रहे हैं। तो इन्फानाइट रिप्लेनिशमेंट रेट इज पॉसिबल। तब पॉसिबल नहीं है जब मैं खुद से मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए मेरे को कुछ टाइम लगेगा। करेक्ट है? तो इन्फानाइट रिप्लेनिशमेंट रेट जो है वो संभव हो सकता है। ठीक है, अब यहां पे अपन एक कर्व ड्रॉ करते हैं। टाइम वर्सेस, सॉरी, हाँ, यहां पे मैंने टाइम रखा और यहां पे आई मतलब इन्वेंट्री। ठीक है, अभी मैं मैक्सिमम इन्वेंट्री पे हूं, डे जीरो पे मेरे पास मैक्सिमम इन्वेंट्री है, आई एम मतलब आई मैक्सिमम। अब बताओ ये कर्व कैसे आगे जाएगा? कैसे कम होगा? कांस्टेंट डिमांड है तो लीनियरली कम होगा। बफर स्टॉक हमने रखना नहीं है क्योंकि डिटरमिनिस्टिक मॉडल है। अब जीरो पहुंच गया, फिर क्या होएगा? जहां ही जीरो हुआ उसी टाइम पे मेरे को नया ऑर्डर रिसीव हो जाना चाहिए, तो फिर ये हो गया मैक्स, एंड अगेन जीरो। ठीक है बच्चों, चलिए जी, तो इस मॉडल के लिए अब मुझे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। व्हाट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी? वो लॉट साइज जिसमें कॉस्ट सबसे कम हो। तो मैं मान लेता हूं कि मेरी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्यू है। एक बार में मैं क्यू आइटम को ऑर्डर करूंगा। क्यू इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सी नॉट is cost of one order, CH is demand, sorry, हाँ, CH is the holding cost या कैरिंग कॉस्ट भी बोलते हैं इसको हम, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट टाइम, and D is demand. C नॉट क्या है? एक बार ऑर्डर करने का कॉस्ट। चलो अभी अपन इसको ईयरली बेसिस पे कर लेते हैं। यूनिट आप टाइम का चेंज कर सकते हो, उसको ईयरली, मंथली या वीकली जैसा आप करना चाहते हो। अपन ईयरली बेसिस पे कर लेते हैं। डी मेरा एक साल का डिमांड है मान लेते हैं अपन, है ना। सी नॉट एक बार ऑर्डर प्लेस करने में कितना खर्चा आएगा, वो हो गया सी नॉट। सी एच है कि एक यूनिट को अपने पास रखने के लिए एक साल के लिए मेरे को कितना पैसा देना पड़ेगा। अभी हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं तुम किसी भी बेसिस पे कर सकते हो, हम यहां पे ईयरली बेसिस पे कर लेते हैं। ठीक है, समझने के लिए। तो सी एच क्या होगा? एक साल एक यूनिट को होल्ड करने का कॉस्ट। और डी क्या हो गया? साल भर की डिमांड। करेक्ट है। सी यू इज यूनिट कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट मतलब एक बाइक की कॉस्ट।
अभी हम ये मानकर चल रहे हैं कि मेरी ऑर्डर क्वांटिटी से यूनिट कॉस्ट चेंज नहीं हो रही है, लेकिन रियलिटी में ऐसा क्या होता है? रियलिटी में कैसे नहीं? ऑर्डर क्वांटिटी और सीयू में रिलेशन होता है क्या? ऑब्वियस सी बात है, तुम उससे निगोशिएट कर सकते हो ना। वो आप बोलोगे कि मैं एक बाइक खरीद रहा हूं, तो उसको एक बाइक का 30,000 रुपये आप देने वाले हो। आप बोलोगे कि मैं 100 बाइक खरीद रहा हूं, तो ऑब्वियसली फिर 30,000 से आपको कुछ कम कर देगा। करेक्ट है ना? अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि आप एक बाइक खरीदो या 10,000 बाइक खरीदो, कंपनी फर्म है कि सेम रेट पे ही आपको सामान देगी। तो सीयू को हम क्यू से क्या मान के चल रहे हैं? हाँ, सी यू और क्यू को हम इंडिपेंडेंट मानकर चल रहे हैं। रियलिटी में ऐसा नहीं होता, वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। क्योंकि आप ज़्यादा साइज में खरीदोगे तो थोड़ा सा यूनिट कॉस्ट आपका कम होता है। वो वाला क्वेश्चन भी अपन करेंगे, लेकिन अभी अपन ये मान के चल रहे हैं कि सी यू और डी क्यू के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। कंपनी एकदम फॉर्म है कि तुम एक खरीदो या 1000 खरीदो, मेरे को मतलब नहीं है, मैं सेम रेट पे ही आपको ऑफर करूंगा। चलो, तो अब आप कॉस्ट कैलकुलेट करो, साल का कॉस्ट कितना आया। सारे टर्म में आपको दे दिया। डी इज द डिमांड, सी एच इज द होल्डिंग कॉस्ट, सी नॉट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। साल भर का खर्चा कितना आएगा वो आप कैलकुलेट करो। सिंपल सा कैलकुलेशन है, कोई अंग्रेजी नहीं है इसमें। मतलब आप ये सोच के कैलकुलेट करो कि आपकी दुकान है तो आपका साल भर का खर्चा कितना आएगा। टर्म समझ में आए? लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। तूने बाइक का एग्जांपल का को दिमाग में रखा, देखा, तो फटाफट बन जाएगा सॉल्व। देखो अभी एक बाइक की कॉस्ट 10,000 रुपये है, साल में 100 बाइक बेचनी है, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा? हम्म क्या किया? सी यू इंटू डिमांड, टोटल कॉस्ट सी यू इंटू डिमांड हो गया। करेक्ट। मान ले एक बार में 50 बाइक ऑर्डर कर रहा है तू, और एक ऑर्डर का कॉस्ट है सी नॉट, राइट? डिमांड कितनी है? 100 मान लिया अपन। क्लियर? क्यू को तुमने मान लिया 50। एक ऑर्डर का कॉस्ट है सी नॉट, तो कितना खर्चा आया है साल का ऑर्डर करने का? डी बाई क्यू इंटू सी नॉट। कौन सा रॉकेट साइंस है रे भाई मेरे? यस नो? कुछ ऐसा बता रहा हूं जो तुमको नहीं पता है? हाँ ना? बोलो, ऐसा कुछ बताया कि तुमको नहीं पता था? ये पता था ना कि मैंने बताया तुमको? तो यही तो मैं चाहता हूं कि तुम लोग खुद से करो सॉल्व। प्लस फिर क्या हुआ? सी नॉट एक ऑर्डर का कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो कितने ऑर्डर करने पड़ेंगे? कितना डिमांड है और एक बार में मैं कितने ऑर्डर कर रहा हूं, राइट? अब एक यूनिट को मैं अपने पास में एक साल तक रखता हूं, तो मेरे को सी एच कैश रखना पड़ेगा।
तो होल्डिंग कॉस्ट मेरा कितना हो जाएगा, सी एच इंटू आई एवरेज। एवरेज मेरे इन्वेंट्री में कितने सामान रहते हैं, यस नो, व्हाट इज सी एच, एक यूनिट के लिए ना, 10 यूनिट रखूंगा मैं अपने पास तो 10 इंटू सी एच हो जाएगा। लेकिन मेरे पास कभी, हमने ये डायग्राम बनाया था, तो कभी मेरे पास 10 भी होगा, कभी 0 भी होगा, तो एवरेज कितना है, 5। क्लियर है? तो 5 यूनिट पे ही तो मैं मान सकता हूँ ना कि 5 यूनिट के लिए मेरे को 1 साल का पे करना है। तो मेरा होल्डिंग कॉस्ट क्या हो गया, सी एच इंटू आई एवरेज। इसको हम कहते हैं मटेरियल कॉस्ट। कॉस्ट नहीं लिख रहा हूं, जगह नहीं है। इस वाले टर्म को क्या कहेंगे हम, ऑर्डरिंग कॉस्ट। और इस वाले टर्म को हम कहेंगे होल्डिंग या कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, अब यहां पे एक टर्म मेरे को नहीं पता है, वो है आई एवरेज। यहां पे एक टर्म मेरे को नहीं पता है, दैट इज आई एवरेज। तो इधर देखो, डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है, लीनियर वेरिएशन हो रहा है, मैक्सिमम इन्वेंट्री कितनी जा रही है और मिनिमम इन्वेंट्री कितनी जा रही है। तो आई एवरेज क्या हो गया, आई एम प्लस 0/2। सो आई एवरेज इज इक्वल टू आई एम बाई 2। लेकिन जो मैंने आपको सवाल दिया था उसमें आई एम तो था ही नहीं, तो आई एम को आप किस टर्म से रिप्लेस कर सकते हो, क्यू से, सी नॉट से, सी एच से, डी से या सी यू से। कैसे, कैसे आई एम इज इक्वल टू क्यू, क्योंकि देख यहां पे मेरी इन्वेंट्री 0 हो गई थी, 0 से मैक्सिमम पहुंच गई विदाउट, इन नो टाइम। तो मैक्सिमम कितना पहुंचेगी, जितना मैं लॉट को रिसीव किया होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आई एम बिकम्स क्यू। राइट बच्चा, चलो। तो अब मेरे पास जो टोटल कॉस्ट का इक्वेशन आ गया है वो आ गया है सी यू इंटू डी प्लस सी नॉट डी बाई क्यू प्लस सी एच इंटू क्यू बाई 2। और दोस्तों मैं आपको एक चीज बोलता हूं कि हम लोग ज्यादा पढ़ते हैं तो हम ज्यादा गधे बन जाते हैं। ये इक्वेशन जो मैंने निकाली है ना, ये एक परचून की दुकान वाला भी निकाल लेता है, जिसको कोई हायर एजुकेशन नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई दिमाग का गेम था ही नहीं। सिंपल सा मैथमेटिक्स, मतलब सिंपल सा कैलकुलेशन था जो एक हर बंदा करता है अपनी लाइफ में। लेकिन हमको लगता है कि यार कुछ तो अलग ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम तो इंजीनियर है ना, हम नॉर्मल कैसे काम कर सकते हैं, राइट। चलो, तो यहां तक का इक्वेशन तो मैं बोलता हूँ एक पान वाला भी जो 5वीं 6वीं 8वीं तक पढ़ाई किया होगा वो यहां तक पहुंच जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था। इसके बाद अब थोड़ा सा मेरे को अपनी 11वीं 12वीं की पढ़ाई लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी, अब देख, टीसी बन गया है फंक्शन ऑफ सी यू सी नॉट सी एच जो कि कांस्टेंट है, डी तो वेरिएबल क्या बचा, क्यू। तो मैं अपने 11वीं का नॉलेज अप्लाई कर देता हूं, डी टीसी बाई डी टीसी बाई क्यू।
by dq equated equal to 0 and you will get, अब जो q मिलेगा उस q का नाम क्या है? So now I got economic order quantity and that is equals to 2 C naught D upon CH. कहाँ से आया ये रिलेशन? टोटल कॉस्ट को मैंने Q से डिफरेंशिएट किया. क्लियर? मैं ये जानना चाहता हूं कि मैंने क्या क्लियर किया. बहुत टाइम दिया तुमको मैं, 15-20 मिनट के आसपास, लेकिन तुम लोग अपना इंजीनियर बुद्धि लगा रहे थे कि मेरे को तो इंजीनियर हूं, मैं कुछ अलग ही करूंगा. मैंने क्या ज्ञान दिया ये तुम्हारे पास पहले से अवेलेबल नहीं था. ठीक है, मैंने कुछ नहीं बताया, मानते हो ना इस चीज को? यस नो? मैंने क्या बताया रे भाई? सिंपल एक उसका एग्जांपल हमने लिया था. तुम दुकान में बैठते तो तुम भी ऐसी कैलकुलेशन करते ना. क्वेश्चन में बोल के गया था कि टोटल कॉस्ट निकालनी है साल भर की, और ये सब पैरामीटर तुमको दे के गया था. मैं तुम मैं तुमको बोला था कि टोटल कॉस्ट निकालो कि साल भर की खर्चा कितना हो रहा है. ठीक है, अभी समझ में आ गया? देखते हैं कि अभी भी इंजीनियर हो कि स्मार्ट. दो शब्द होते हैं, एक इंजीनियर होता है, एक स्मार्ट होता है ना. चलिए एक क्वेश्चन तो सिंपल सा दे देता हूं. A precision company consumes 5,000 unit of a component per year. The ordering cost are rupees 3 per order. ये पता नहीं कौन से जमाने की किताब है जिसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट अभी भी सिर्फ 3 रुपये ही है. द ट्रकिंग कॉस्ट आर रुपीज 12 पर ऑर्डर. Interest cost is 0.06 per unit per year. Deterioration cost 0.004 per unit per year. Storage cost is rupees 1,000 per year for 1,000 units. Determine the total variable cost at economic order quantity. At economic order quantity. नोट कर लिया? That is the question number 2. नोट दिख रहा है ना? नहीं. फटाफट सॉल्व करो फिर डिस्कस करते हैं. डिटोरेशन का तुमने बता, एक ही बता दो मेरे को. डिटोरेशन का मतलब ये होता है कि तुम लैपटॉप यूज कर रहा है, भले यूज ना भी कर रहा हो, तो लैपटॉप खरीद के रख लिया, तो 1 साल के बाद तेरे को वही वैल्यू मिलेगी क्या? 2 साल के बाद वही वैल्यू मिलेगी क्या? हाँ, डेप्रिसिएशन यानी
दूसरा नहीं बना, फिर वही इसलिए पहला बन गया क्योंकि वो तो थोड़ा फॉर्मूला लगाना था। दूसरा अभी बनिया की दुकान में बैठ के काम करना है। अपना डिसीजन दूसरा बताऊंगा नहीं, तुम लोग बना के लाओगे। कोई दिमाग नहीं लगाना है, मेरे को अपना प्रॉफिट बनाना है, दैट्स इट। मेरे को अपना कॉस्ट मिनिमाइज करना है। हाँ, अब मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ तो मेरे पास कुछ फॉर्मूले भी हैं, बात समझ रहे हो। लेकिन फॉर्मूले से ही मैं अपना काम नहीं करूंगा ना, फॉर्मूले को मैं अपने लिए हेल्प में लेके आऊंगा। अल्टीमेटली मैं दुकान में बैठा हूँ, मेरा काम है मेरा कॉस्ट को मिनिमाइज करना। ये वाला बन गया पहला वाला आंसर, बताओ चलो। हम्म, मेरे ख्याल से तो नहीं आ रहा। चलो देखते हैं फटाफट क्या निकालना है। मेरे को टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालना है। द प्रेजेंट कंपनी कंज्यूम्स 5000 यूनिट्स। डिमांड मेरे को दे दिया 5000। द ऑर्डरिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ वन ऑर्डर इज 3 रुपीज। द ट्रकिंग कॉस्ट, मुझे क्या पता, तुम बताओ। ऑर्डरिंग कॉस्ट 3 रुपये दिया है, इसको क्या करूं 12 रुपये, इग्नोर मार दूं। कहाँ, ठीक है, बोल रहा तो कर देता हूँ, सही बोल रहा हूँ। द कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट इज 0.06 पर यूनिट पर ईयर। क्या है ये इसमें, तो कहाँ ऐड होगा, ऐड ही नहीं होगा, छोड़ दें उसको फिर। तो हाँ, तो अभी और कुछ ऐड करने के लिए मेरे ख्याल से बचा भी नहीं है अब। स्टोरेज कॉस्ट इज ₹1000 पर ईयर फॉर 50,000 यूनिट्स। इसका क्या करें फिर अभी, ये जो 0.06 दिया हुआ है, तो आगे कहाँ जाएं अभी। अभी कुछ नहीं करेंगे तो आगे कैसे जाएंगे, क्या निकालेंगे। हाँ तो बोलो। CH 100 आएगा। यार मेरे CH का यूनिट क्या लिखाया था मैंने, इतना तो टेक्निकल बनना पड़ेगा ना। वॉज, हाँ, हर यूनिट के लिए कॉस्ट निकालना है तेरे को। CH जो है वो हर यूनिट का कॉस्ट है, पर यूनिट टाइम। तो क्या बोल रहे हो तुम, CH जो है वो 1000 है। ये क्या है ये बताओ मेरे को, इंटरेस्ट कोई कॉस्ट है कि नहीं है। और अभी तो चलो बेसिक कर लो, अभी तुम दो ही कॉस्ट है मेरे पास, एक तो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, एक होल्डिंग कॉस्ट है। ये कहाँ जाएगा, जाना चाहिए कि जाएगा, ऑब्वियस सी बात है यार। यूनिट क्या है, पर यूनिट पर ईयर। तो यूनिट्स को भी मैच कर लो, दिमाग मन ना लगाओ तो कम से कम यूनिट तो मैच कर लो। तो ये कहाँ आ गया, ये यहाँ पे आ गया 0.06, करेक्ट है। उसके बाद क्या लिखा है, डिटर्मिनेशन एंड एब्सोलेंस कॉस्ट ऑफ 0.004 पर यूनिट पर ईयर। माइनस कर दूं इसको, ऐड होगा प्रभु, माइनस क्यों करेगा। देख, तू एक मिनट प्रैक्टिकल थोड़ा सा तो यूज कर लिया करो कभी कभी। तूने एक बाइक खरीदी, उसका तूने 4% इंटरेस्ट दिया, और 2 साल के बाद उस बाइक की वैल्यू 4% कम हो जाती है, तो तेरा कॉस्ट 0 हुआ कि 8 हुआ। 4% इंटरेस्ट और 4% जो तेरा वैल्यू का नुकसान हुआ, तो तेरा खर्चा 0 हो गया क्या, बढ़ गया ना। तो फिर क्या करेंगे अपन, 0.06 प्लस 004। इज दैट क्लियर। अभी क्या बोल रहा है ये, स्टोरेज कॉस्ट इज 1000 पर ईयर। क्या करें इसका,
1 2 3 4 1000 यूनिट, 1000 रुपये आ रहा है 50,000 यूनिट का, तो एक यूनिट का कॉस्ट कितना हुआ, 1000 डिवाइड बाई 50,000 पर ईयर। तो इसका यूनिट क्या हो गया, 1000 बाई 50,000 बिकम्स पर यूनिट पर ईयर। तो तुम्हारा सी नॉट आ गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था रे। 15 रुपये तुम्हारा सी नॉट आ गया और सी एच आ गया। पॉइंट 064 प्लस 1/50 मतलब पॉइंट कितना हो जाएगा, 0.084। तो अब सिंपल सा सवाल है, अब फॉर्मूले को इस्तेमाल कर लो, अब फॉर्मूले को इस्तेमाल कर लो और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल लो, बताओ क्या आ रहा है। 1336 ये मेरा आ गया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, करेक्ट है। अब मेरे को साल भर का खर्चा निकालना है। यूनिट कॉस्ट नहीं दिया हुआ है मेरे को, तो मैं सिर्फ कॉस्ट ऑफ द प्लान निकालूंगा। कॉस्ट ऑफ द प्लान होता है मेरे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के कारण जो कॉस्ट आ रहा है, दैट इज नोन एज द कॉस्ट ऑफ द प्लान। अगर मेरे को ईयरली कॉस्ट निकालना होता तो मैं क्या करता, सी यू मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ डिमांड, तो मेरा मटेरियल कॉस्ट आया था। तो अब मैं यहाँ पे क्या ऐड करूंगा, यहाँ पे मैं सिर्फ दो चीजों को ऐड कर दूंगा। किन दो चीजों को, कौन से दो कॉस्ट को ऐड करूंगा बताओ। हाँ, तो अब मेरा कॉस्ट ऑफ द प्लान जो हो गया, कॉस्ट ऑफ द प्लान दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट। व्हाट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट, सी नॉट into the number of orders, सी नॉट इंटू डिमांड नहीं रे भाई, नंबर ऑफ ऑर्डर प्लस सी एच इंटू आई एवरेज, सो दैट इज सी नॉट डी बाई क्यू प्लस सी एच क्यू बाई 2। राइट, कितना आया, सी नॉट आप निकाल चुके हो। सी नॉट आया था आपका 15 रुपए और सी एच आया था 0.084, 2.24 रुपीज यूनिट। ये बहुत ये उस समय का सवाल है जब अंग्रेज यहाँ पे शासन करते थे, ठीक है ना, इसलिए नंबर पे ध्यान ना दो। समझ में आया कॉन्सेप्ट। देख बेटा, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मतलब सिंपल है कि मैं बनिया की दुकान पे बैठा हूँ, मेरे को अपना कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, प्रॉफिट को, दैट्स इट। इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। हाँ, उसके बियॉन्ड कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो हम हायर एजुकेशन में पढ़ते हैं, लेकिन बेसिकली कॉस्ट मिनिमाइज, प्रॉफिट मैक्सिमाइज। किशोर बियानी को जानते हो, किशोर बियानी, अब तो बंद हो गया, बिग बाजार करके एक ग्रुप हुआ करता था, उसका फाउंडर था एंड ही वॉज अ वेरी बिग मैन। उसका एक बार इंटरव्यू में पढ़ रहा था तो बोलता है कि यार मैं ना बढ़िया दुकान चला रहा था, उससे पूछे तेरी दुकान बंद क्यों हुई, अभी तो सब सेल आउट कर दिया ना उसने, ये दुकान बंद क्यों हुई। बोला मैं अच्छा खासा दुकान चला रहा था, करना क्या था, सामान खरीदना था, बेचना था, बीच में प्रॉफिट कमाना था। तो बोले फिर दिक्कत क्या हो गया, बोले बीच में मैंने एमबीए को बिठा दिया। ठीक है, तो वो दिमाग में लगाते हैं, फॉर्मूला ज्यादा अप्लाई करते हैं, बिना दिमाग के फॉर्मूला काम नहीं आएगा, फॉर्मूला उसको ही काम करेगा
जो अपनी दिमाग का इस्तेमाल करेगा। चलो ठीक है, चलो कल डिस्कस करते हैं।